नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। ये सवाल जवाब का 46वां एपिसोड है और आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाले हैं हम लोग इस एपिसोड में। आप सभी को पता होगा सवाल जवाब का जो एपिसोड है, इसमें जो भी सवाल आप लोग तमाम वीडियोज़ में पूछते हैं, पिछले जो सवाल जवाब का एपिसोड होता है उसमें जो भी सवाल हम लोग लाइव नहीं ले पाते हैं या फिर अगर वो ऑफलाइन वीडियो है, अपलोडेड वीडियो है, जो भी कमेंट आप उसमें देते हैं, जो सवाल पूछते हैं, वो सारा कुछ हम इस एपिसोड में लेने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे हमें टोटल डिटेल वीडियो बनाना पड़ता है, तो वो भी हम आप लोगों तक लगातार ले आते हैं। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो पीछे के एपिसोड देखना ना भूलें और हमने तमाम वीडियो पुणे रियल एस्टेट के ऊपर बनाए हुए हैं, वो देख के आप अपने प्रॉपर्टी बाइंग को आसान बना सकते हैं। कोई दुविधा है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा नीचे वीडियो का, उसमें डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक भी है। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पिनाकी देवनाथ जी का है। इनका सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली लीज होल्ड मीन्स। देखें, आपने जो सवाल किया है कि लीज होल्ड का मतलब क्या है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, खासकर जब टाउनशिप बनाने की बात आती है तो बिल्डर या तो लैंड एक्वायर करता है, यानी कि लैंड परचेज करता है अपने नाम पे और फिर उस पर फेज वाइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसे कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो बिल्डर या फिर जो ग्रुप है उसका लैंड ओनिंग है और वो उस पर धीरे धीरे पूरा डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे प्राइड वर्ल्ड सिटी एक उसका एग्जाम्पल है, अरविंद जैन जी का है, और वो धीरे धीरे एक एक सेगमेंट वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसे आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो चरोली में है, पीसीएमसी में आता है। वहीं कई ऐसे टाउनशिप हैं, जैसे मेगापोलिस का नाम ले लीजिए, हिंजौड़ी फेज 3, या फिर उसे आप मानगांव या भोरवाड़ी कह लीजिए। वो जो है लीज होल्ड, एमआईडीसी से वो लैंड लीज पे लिया गया है। कई जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई 99 ईयर्स के होते हैं, कई 999 ईयर्स के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने लंबे समय के लिए उसको लीज पे लिया है, और उसकी जो फिर कंस्ट्रक्शन है वो एमआईडीसी के थ्रू गवर्न होके फिर उसे एक बिल्डर बनाता है और मार्केट में बेचता है। ये हमने जो अभी एमेनोरा का आपको वीडियो दिया था रिसेंटली, उसमें भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से उस पूरे प्रॉपर्टी को जो वहाँ पे जितने भी किसान लोग थे उनसे लैंड लेके लीज बेस एक मॉडल बनाया गया, जिसमें सबको अभी भी कुछ ना कुछ हिस्सा उसका लीज का जाता है। इस बेस पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो ये फर्क है फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में। आगे चलते हैं। प्रणय झा जी हैं, इनका सवाल है, सर मेंटेनेंस चार्ज एज पर एरिया होता है या सभी अपार्टमेंट का सेम मेंटेनेंस चार्ज किया जाता है। देखिए प्रणय झा जी, पहली चीज़ तो ये बिल्डर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको बेचते वक्त बता रहे हैं। मैं तब तक की बात कर रहा हूँ जब तक सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है। तो बिल्डर आपसे एक लमसम पैसा ले लेता है, वो बता देता है, आप उससे उस समय पूछ सकते हैं ये आपने पर स्क्वायर फीट लिया है या लमसम मेरा जो है ये आपने रेट डिसाइड किया है, क्या 3 BHK वालों का भी सेम था, 2 का भी सेम था, 1 का भी सेम है, तो आपको उस समय वो बता देंगे। अमूमन होता क्या है, जब आपको पोजीशन मिलता है उससे 2 से 3 साल तक बिल्डर उसे मैनेज करते हैं, और जैसे ही सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं, उसे वो सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि कितना मेंटेनेंस रियल होना चाहिए। कई बार जो है बिल्डर मेंटेनेंस ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वियर एंड टीयर के चांसेस ज़्यादा हैं, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, कई बार वहाँ पेंट की ज़रूरत होती है या फिर लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बिल्डर वो सब करके आपको हैंडओवर करके निकल जाता है। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ मेंटेनेंस ज़्यादा आपको देना पड़ रहा हो। लेकिन जब सोसाइटी फॉर्म होती है तो अमूमन मैक्सिमम 90% जो है सोसाइटीज़ में क्या किया जाता है कि जो आपका एरिया है उसी पे पर स्क्वायर फीट का एक रेट डिसाइड किया जाता है और उतना आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगा। और अगर वहाँ पे टेनेंट रह रहे हैं तो 10%, 7 से 10% जो है मेंटेनेंस और बढ़ जाता है। यानी कि ओनर, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी में खुद रह रहा हूँ तो मेंटेनेंस मेरा 10% कम होगा। अगर वो मैं अपना लीज पे दूंगा तो जो टेनेंट रहेगा उसको 10% ज़्यादा मेंटेनेंस देना होगा। अब वो अलग बात है कि मेंटेनेंस अलग से आप जो है टेनेंट से दिलवा रहे हैं, या जो उसने रेंट आपको मंजूरी की है, जो आपको हर महीने दे रहा, उसमें से आप जो है सोसाइटी को मेंटेनेंस का हिस्सा दे रहे हैं। यानी कि साफ है, अगर एरिया कम है तो मेंटेनेंस कम होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो आपका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। अगला है, इनके चैनल का नाम है शायद माई माइलस्टोन स्टोरीज, और इनका सवाल है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग ए सेती ना विकास हिल स्लोप बंगलो प्लॉट्स। इज देयर ए रिस्क इन बाइंग 2 or 3 गुंठा प्लॉट इन ए सेती ना विकास बंगलो प्लॉट्स वेयर द 7/12 इज ओनली फॉर द बिगर 11 गुंठा प्लॉट्स? व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वी चेक बिफोर बाइंग इन सच प्रोजेक्ट? देखिए पहली चीज़ तो आप लोग जब भी कमेंट करें, अगर आप अपने चैनल के नाम से कमेंट कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, अपना नाम जरूर बताएं जिससे हमें पता भी चल सके
कि कमेंट जो है कौन कर रहे हैं, उनके नाम से हम इसे संबोधित भी कर सकें। देखिए, पहली चीज़ अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चलूँ कि कोई भी जगह अगर वो सेती ना विकास जोन है, यानी कि एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट लैंड, तो वहाँ पे आप प्लॉट जरूर खरीद सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन एज पर रूल नहीं कर सकते। एक दूसरी चीज़ अगर मैं आपको इसमें ऐड करूं कि अगर वो 11 गुंठे का प्लॉट नहीं है तो आज के समय पे उसका खरीदी खत नहीं हो रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, एक होती है रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्री बंद है आज के समय में। अब इसमें क्या करेंगे आप? बिल्डर कई बार क्या करते हैं, यानी कि जो भी डेवलपर उसे बेच रहे हैं, वो 4 से 5 6 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और एक साथ एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हर किसी का एरिया मेंशन होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जितने भी हिस्सेदार उसमें हैं, मान लीजिए 4 हिस्सेदार हैं, तो सबका लैंड पार्सल बराबर होना चाहिए। सबका 2,500 स्क्वायर फीट हो या सबका 3,000 स्क्वायर फीट हो और 12 गुंठे का ये 4 लोगों का एक साथ डॉक्यूमेंट बन जाए, जिससे फ्यूचर में कोई जो है कॉन्सिक्वेंसेज ना आने पाए, क्योंकि सबका हकदार, सभी का जो लैंड ओनिंग है वो सेम है, एरिया अलग अलग नहीं है। एक दूसरा भी एक नई रूलिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ का कोई प्लॉट है और उसमें से आप 2 गुंठा परचेज कर रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी, ना तो उसका 7/12 बनेगा। लेकिन अगर उस 1 एकड़ के प्लॉट को, 2 एकड़ के प्लॉट को कलेक्टर के थ्रू सैंक्शन करा लिया जाए, यानी कि कलेक्टर से ये अनुमति ली जानी चाहिए कि मैं इस तरीके का यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जिसमें 2-2 गुंठे, 3-3 गुंठे, 1-1 गुंठे, जैसा भी है ये हमारा लेआउट रहेगा, ये एक बार आप देख लें। ये सेती ना विकास जोन जरूर है, पर यहाँ एग्रीकल्चर करने लायक जो है ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इसलिए आप हमें कृपया अनुमति प्रदान करें। तो ऐसे केस में अगर कलेक्टर के संज्ञान में आता है जो बातें कही जा रही हैं ऑन ग्राउंड वो सही है, तो वो उसकी सैंक्शनिंग दे सकते हैं, और उनकी सैंक्शनिंग के बाद फिर वो जो है, आप 1 गुंठा भी लेंगे तो उसका रजिस्ट्री भी होगा और उसका 7/12 पे नाम भी आ जाएगा, सेफ भी रहेगा। और फ्यूचर में जब आप बनाने जा रहे हैं, अगर वो आर जोन में आ जाता है, आप उसे बना रहे हैं, जितनी तय सीमा है एफएसआई की, जितना आपको मार्जिन छोड़ना, अगर वैसा आप करते हैं तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी आपकी सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहां तक रही बात कोई हिल टॉप है या फिर स्लोप में आप ले रहे हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि जब आप खरीदते हैं तब वहां पे ज़्यादा आबादी नहीं होती है, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे आबादी बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, लगातार वहाँ डिगिंग होगा, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको भी पता है आजकल ब्रेकर से लेके तमाम इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, पोकलैंड वगैरह जिसका नाम हम लोग देते हैं, उससे काफ़ी वाइब्रेशन होता है। जब आबादी बढ़ती है, लोग रहते हैं, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ पर कुछ भी लैंडस्लाइड होता है तो इसमें आपको ही उसमें दिक्कत आएगी। तो अगर आप अपने रहने के हिसाब से कुछ चीज़ें सोच रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको प्लॉट चाहिए ही, तो जो हमने आपको बताया वो कलेक्टर सैंक्शनड एनए प्लॉट हो, एक पहली प्रायिकता, उसको प्रायिकता दीजिए। उसको भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि तमाम और भी चीज़ें जो है प्रॉब्लम हुई हैं पीछे, उसके बारे में हमने तमाम वीडियो बनाए हैं और आने वाले समय पे भी बनाएंगे। दूसरी जो आप प्रायोरिटी दीजिए जब आप प्लॉट ले रहे हैं, तो जैसा हमने कहा कलेक्टर जो है उसे अपने संज्ञान में लेके एक उसको अप्रूवल दे दे, ठीक है भाई यहाँ पे खेती सेती नहीं हो सकती है, आप यहाँ पे प्लॉट बेच सकते हैं, उसका 7/12 हो जाता तो वो आप ले लीजिए। कई बार आर जोन में होता है प्लॉट, सैंक्शन नहीं होता, यानी कि उस पर कोई प्लान सैंक्शन नहीं कि आप ऐसा घर बनाइए, वो भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपका 7/12 हो सकता है। तो ये चीज़ पहले प्राइमा फेसी आप ध्यान दीजिए। अगर ये सब चीज़ें चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको फिर भी सेती ना विकास जोन में जाना पड़ रहा है जहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट टेबल प्लॉट लीजिए। टेबल प्लॉट लेने का फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूचर में जो संभावनाएं कोई प्राकृतिक रूप से आती हैं वो सब चीज़ें ना होने पाए और आपका वो लैंड सेफ हो। जब आर जोन में आ जाए तब आप कंस्ट्रक्शन करिए। इसके अलावा जो लोग भी सेती ना विकास जोन में लैंड ले रहे हैं वो ओनरशिप जरूर चेक करें। जो आपको बेच रहे हैं क्या उन्हीं के नाम पे है डॉक्यूमेंट? अगर उनके नाम पे है तो आप एक बार उसका टाइटल सर्च जरूर कराइए। 7,000-8,000 रुपये लगते हैं, किसी अच्छे लॉयर को पकड़ के टाइटल सर्च करा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कोई किसी तरह की लिटिगेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके नाम पे प्लॉट है जो आपको लिख रहे हैं उनके भाई साहब भी उसमें उनका ओनरशिप है लेकिन वो साइन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपना थंब इम्प्रेशन देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको देख लेनी चाहिए। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेचा जा रहा है तो ओनर से एक बार मिलने की कोशिश भी जरूर करिए, जिससे कि आपके मन में जो भी संशय हो वो दूर हो जाए। इसके बाद जब तक रजिस्ट्री नहीं होता है
तब तक आप प्लॉट ना खरीदें। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें डिटेल में समझना, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, कोई भी समस्या आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके अपने जो भी कंसर्न है वो हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हमारी तरफ से जितनी भी आपकी मदद हो सकती है, जितना सजेशन दिया जा सकता है वो हम देने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंकज कुमार जी हैं, इनका सवाल है, इफ यू लुक एट एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आई कैन सी क्यूरिंग इज मिसिंग एज पर स्टैंडर्ड मिनिमम 7 days क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड, हाउ टू फोर्स माई बिल्डर टू कॉम्प्लाई विद दिस। देखिए, पहली चीज, जिन लोगों को क्यूरिंग के बारे में नहीं पता, क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप कोई भी बात काम करते हैं, पिलर का काम करते हैं, जहाँ पे सीमेंट यूज हो रहा है, सीमेंट कंक्रीट, वहाँ पे आपको पानी देना होता है। इसीलिए कई बार आप लोग देखते होंगे जब सीमेंट कंक्रीट के आजकल जो रोड बन रहे हैं, जब सीसी रोड बनते हैं, तो वहाँ पे जूट के बोरे, जूट के पोते जो है लगाए जाते हैं और उसको पानी उस पर स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहे। कंक्रीट में शुरुआती दौर में, सीमेंट में शुरुआती दौर में जितना नमी रहेगा उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा और जो हेयर लाइन क्रैक्स आते हैं उसकी संभावनाएं मिट जाती हैं। अगर हेयर लाइन क्रैक्स आपके आउटर वॉल पे आ रहे हैं तो उससे लीकेज सीपेज की भी संभावना रहती है, उसको भी पूरी तरीके से आप समझ लीजिए एक इलाज हो जाता है अगर उसकी क्यूरिंग प्रॉपर हो जाए, लंबे समय तक हो जाए, जैसा पंकज जी यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो हम अपने बिल्डर को फोर्स कैसे करें। पहली चीज़, आप अलग अलग समय पे विजिट करिए। पहले इस चीज़ आप इंश्योर करिए कि सच में क्या क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर आपने चेक कर लिया है और फिर भी आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉपर बिल्डर को मेल करिए और कोशिश ये करिए जब आप विजिट कर रहे हैं तो उसके फोटोग्राफ या वीडियो जरूर आप बना के दें कि देखिए ये बात काम हुआ था, मैं परसों आया था, कल आया था और आज के दिन ये पूरा वॉल सूखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने नहीं दिया जाता है, तो आप बाहर से कोशिश कर सकते हैं फुटेज ले लें, या फिर वहाँ पे साइट इंजीनियर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने फ्लैट खरीदा है, कृपया मुझे देखने दीजिए। किसी तरीके से आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें वैलिडेट होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप बिल्डर पे प्रेशर बना सकें, क्योंकि बिल्डर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, स्ट्रेंथ में इस वजह से कमी आए कि वहाँ पे क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कोई भी बिल्डर है तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। अब ये थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है, अगर वो थर्ड पार्टी सही से काम नहीं कर रहा है और आपको नज़र में आ रहा है सिर्फ क्योरिंग ही नहीं और भी चीज़ें, तो आप इसका संज्ञान बिल्डर के नज़र में जरूर ले आएं। एक दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि बिल्डर जब भी आपको प्रॉपर्टी देता है, जब आप उसका पोजीशन लेते हैं तो 5 साल तक एज पर रेरा उसकी गारंटी वारंटी रहती है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये रेरा कहती है। बहुत से बिल्डर पहले से ही इसकी 5 साल 7 साल 10 साल की जो है गारंटी वारंटी लेते हैं, पर रेरा में ये मैंडेटरी है कि कल को अगर लीकेज सीपेज आता है, कुछ जो है आपके क्रैक्स आते हैं मेजर लेवल पे, तो उसे बिल्डर को ही एड्रेस करके सही करना होगा। लेकिन जो आपने कहा ये बात सही है कि इसको आपको एक बार जो है उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए। मेल के थ्रू लाइए, उनका रिप्लाई मेल पर ही लीजिए, वर्बल मत रखिए। ये एक प्राइमरी लेवल पे जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। कहीं किसी को और किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है तो आप रेरा में भी अपील कर सकते हैं, या तमाम फोरम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप उस बिल्डर के जो भी वीडियो बने उसके कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि और लोग जो भी देख रहे हैं उनकी नज़र में ये चीज़ें आएँ और आप लोग आपस में अपना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाने की भी कोशिश करिए, जिससे कॉमन एजेंडा जो है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसको सब लोग एक साथ में जब डिस्कस करेंगे तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा अच्छे से बिल्डर पे आप क्रिएट कर पाएंगे। आगे चलते हैं। फिल होले जी हैं, इनका सवाल है, वाई हिंजौड़ी इज स्टिल नॉट मर्ज्ड विद इन PCMC, व्हाट चैलेंजेस गवर्नमेंट इज फेसिंग वाइल मर्जिंग हिंजौड़ी मान एरिया इन कॉरपोरेशन लिमिट्स। देखिए, पहली चीज़ तो हिंजौड़ी अभी PMRDA का हिस्सा है। हिंजौड़ी अपने आप में जो फेज 1 का हिस्सा है वो हिंजौड़ी है। जो आगे के गांव है, जैसे मान गांव है जहाँ पे मान देवी मंदिर भी है, उन्हीं देवी के नाम पे ही उस पूरे गांव का नाम मान गांव पड़ा है। फिर भोयरवाड़ी है, ये पूरे हिस्से को हिंजौड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो वो मान गांव के एरिया को मान गांव ही कहा जा रहा है और भोयरवाड़ी को भोयरवाड़ी ही कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। ये सारी चीज़ों को मिला के हम एक नाम दे देते हैं हिंजौड़ी। हिंजौड़ी में जैसा मैंने आपको बताया PMRDA के अंतर्गत है, यानी कि ग्राम पंचायत उनका देख रेख जो भी
जो बेसिक चीज़ें मुहैया करानी होती हैं वो ग्राम पंचायत कर रही है, और वहाँ पे जो लोकल टैक्सेस हैं वो ग्राम पंचायत कलेक्ट कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्राम पंचायत भी ये महसूस कर रही है कि हम इक्विप्ड हैं, यहाँ पे जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हम उतना सप्लाई कर सकते हैं, उतना मैनेज कर सकते हैं। पर जो वहाँ पे सिविक बॉडी हैं, जैसे कॉरपोरेशन की बात कर लीजिए, उनके उनके और ग्राम पंचायत के बीच में एक नोक झोंक जरूर है कि दोनों लोग अगर कॉपरेट करेंगे तो ही उसे मर्जिंग को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी मंशा जरूर है कि इस लोकेशन को जल्द से जल्द पीसीएमसी के अंतर्गत, जैसे वाकड़ आपका है, क्योंकि आप जब वाकड़ की तरफ से आते हैं तो वाकड़ ब्रिज को क्रॉस करके हिंजौड़ी वाकड़ ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आप आ जाते हैं हिंजौड़ी में। तो पीसीएमसी में है वाकड़, इसको भी पीसीएमसी में मर्ज होना है, लेकिन मर्ज नहीं हो पा रहा है काफ़ी लंबे समय से। यहाँ तक कि आसपास के लोकेशन कॉरपोरेशन में जा चुके हैं पर हिंजौड़ी नहीं जा पाया है। इसका मेन कारण ये है कि दोनों बॉडी आपस में अपना समन्वय जो है स्थापित नहीं कर पा रही हैं। अब वो कब करेंगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलें कि इसे बहुत लंबे समय तक इस तरीके से नहीं खींचा जा सकता। इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि हिंजौड़ी कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर पीसीएमसी के अंदर जल्द से जल्द, या फिर जो अब नई लिस्ट आएगी उसमें 100% इसके नाम आएंगे। आगे चलते हैं। इनके चैनल का नाम है डबल पी, और इन्होंने सवाल किया, सर होप यू डूइंग वेल एंड योर वीडियोज आर सुपर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच आपको। 2 थिंग्स आई वांटेड टू नो। पहला आपने जो मेंशन किया है वो है, आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटेशन इवेंट, प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन आई पार्टिसिपेट। देखिए बहुत सिंपल है, पार्टिसिपेट करना या इस चीज़ को हम कोई इवेंट बनाए ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि हम भी फुल टाइम उस चीज़ को नहीं कर सकते। हमारी सिंपल सी एक ही मंशा है उसके पीछे कि आप लोग प्रेरित हों, आप अपने यहाँ भी कोई पेड़ लगाएं जिसको आप देख रेख कर सकें। देखिए पेड़ लगाना बहुत आसान प्रोसेस है, उसको देख रेख करना सबसे बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आप उसे बड़ा नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसे सेल्फ इम्यून नहीं बना देते हैं कि वो पेड़ बड़ा हो जाए, ना उसे जानवर जो है खा सकें, ना वो जो है बिना पानी मिले सूख न जाए, ये सब चीज़ें ना हो, तब तक आपको उसकी देख रेख करनी। वो इंसान महान है जो उसका देख रेख कर रहा है, प्लांटेशन करने वाले महान नहीं है। क्योंकि प्लांटेशन तो आप देखिए हर साल तमाम संस्थाएं, तमाम गवर्नमेंट बॉडीज लगातार लाखों पेड़ लगा रहे हैं। अगर इतने पेड़ लग रहे हैं तो फिर जंगल क्यों नहीं दिख रहे हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद? जाहिर सी बात है कि उनके देख रेख उस तरीके से नहीं हो रहा है। और एक डेटा बताता है कि बमुश्किल 1-2% जो है पेड़ बच पाते हैं प्लांटेशन ड्राइव के बाद। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी जगहों पे प्लांटेशन करें जहाँ पे लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं, जहाँ पे लोग डेडिकेटेड हैं। और वही एक रीज़न था कि हम बाकुरी गांव में गए, और तमाम स्कूल वगैरह में भी, अगर आप पिछले साल के हमारे वीडियोस देखेंगे वहाँ हम लगाते हैं। लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आपके पास लैंड पार्सल है या कोई आप गुंठेवारी में घर बना के रह रहे हैं या बंगलो प्लॉट है, तो वहाँ पेड़ बड़े लगाइए, अपने बर्थडे पे लगाइए, उसके देख रेख करिए हर साल, और वो जैसे जैसे बड़ा होगा आपको भी देख के अच्छा लगेगा। तो ये एक तरीके से प्रेरित करने की केवल एक मुहिम है, और उसमें हम आपसे चाहेंगे आप खुद कहीं पे भी जहाँ जगह मिलता है आप प्लांट लगाएं। किसी और को अगर आप जानते हैं उन्हें आप प्रेरित करें, वो प्लांट लगाएं। आप लोग एकत्रित हों, एक तरीके से मिलना जुलना भी होगा कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। और जब खत्म होगा कहीं ना कहीं तो कोविड को भी खत्म होना है, उस समय आप लोग इकट्ठा होकर एक इवेंट भी उसको बना सकते हैं, मिलने का एक जरिया भी बन सकता है। आप ऐसी जगहों के हमारे तक जो है सेल्फी भेज सकते हैं जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपने जो काम किया है, इस पूरी प्रकृति में जो आपने योगदान दिया है, उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये इस चीज़ को इस तरीके से वायरल किया जाए, तो वो एक अच्छा है। अब जैसे हमने पीछे वीडियो अपलोड किया तो बहुत से कम लोग इसमें इंटरेस्ट देखते हैं, उसके व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप सेल्फी हमें भेज दें, सेल्फी वीडियोस भेज दें, हम उसे अपने किसी भी वीडियो में सेट करके लगा देंगे कि मिस्टर सो एंड सो इन्होंने इतने पेड़ लगाए, और इनका देखरेख भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम लोग समय समय पे, जैसे बरसात में ही प्लांटेशन हो सकता है, अभी हमने 6 जुलाई के दिन किया, 10 जुलाई के दिन किया, आने वाले समय में जब भी करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा प्लांटेशन ड्राइव का जो वीडियो है, उसमें आप जुड़ जाइए। जो भी नेक्स्ट शेड्यूल होगा उसमें हम आपको बता देंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आप आ सकते हैं, या फिर आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके पास, आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास प्लॉट ही नहीं है, एरिया ही नहीं जहाँ आप लगा सकें, तो ऐसी किसी संस्था को आप मदद जरूर करिए कि वो बरसात के बाद जब उनको पानी देने का समय आता है, जब देख रेख का समय आता है,
तो उनको कोई ना कोई फंड सपोर्ट मिलता रहे, वो भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हम लोग फुल टाइम नहीं है, हम तो इन चीज़ों को सिर्फ अपने लेवल पे पिछले 4-5 सालों से चला रहे हैं कि साल में 2-3 बार ये ड्राइव चलाया जाए, जिसमें हम जो है कुछ ना कुछ पेड़ जो है लगा सकें, वो अच्छा रहेगा। इस बार हमने कुछ अभी तक 150 पेड़ लगा चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि हमने ऐसी जगह लगाया है जहाँ पे उसका देख रेख होता रहे। दूसरा आपका सवाल है विच वन इज बेटर, धानोरी, उसमें आपने ब्रैकेट में कुछ प्रोजेक्ट के नाम लिखे हैं जिसमें प्राइड वर्सिटी है, एमोरा पालिस है। फिर आपने वर्सेस किया है खराड़ी, जिसमें आपने नैती एलिसिया गंगा सीरियो का नाम लिया है। सेल वी कंसीडर इन बिटवीन रीसेल ऑप्शन विमान नगर, एग्जाम्पल कोनार्क कैंपस मिथिला। आई डोंट वॉन्ट चूज प्रॉपर्टी जस्ट बेस्ड ऑन वर्किंग लोकेशन। देखिए जो आपका दूसरा सवाल है उसमें अगर सीधे तरीके से समझा जाए तो आप धानोरी वर्सेस खराड़ी वर्सेस विमान नगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पे रहें, और जो आपने शायद वर्किंग लोकेशन बताया था वो येरवड़ा बताया था, और आप ये कह रहे हैं कि आपके वर्किंग लोकेशन के हिसाब से जो है आप कोई भी लोकेशन नहीं चूज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा लोकेशन जहाँ पे पोटेंशियल हो, जहाँ पे आपके लिए रहना आसान हो। तो पहली चीज़, धानोरी को खराड़ी और विमान नगर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धानोरी के अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो तमाम गुंठेवारी लोकेशंस मौजूद हैं। धानोरी की अगर आप एक तरफ देखें जो कि पोरवाल रोड के बाद लोहगांव का हिस्सा, वहाँ पे भी तमाम जो है प्लॉटिंग स्कीम है, गुंठेवारी स्कीम है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे वहाँ पे पनप रहे हैं गुंठेवारी में। वहीं अगर आप धानोरी की दूसरी तरफ यानी कि साउथ की तरफ अगर आप देखें तो कलवड़ बस्ती है, फिर आपकी मुंजावा बस्ती है, वहाँ पे तमाम जो है अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हुए पड़े हैं। तो बजट कम है तो बिल्कुल धानोरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं लोकेशन कहाँ मैं काम करता हूँ उस पर ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे अच्छे लोकेशन पे खरीदना है। तो आप जो है वेस्ट में भी अगर मूव हो सकते हैं तो धानोरी उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि नए प्रॉपर्टी लेने हैं तो आप ईस्ट पुणे में खराड़ी को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, देना चाहिए। और अगर आपको रीसेल में कुछ विमान नगर में मिल रहा है तो वो भी ध्यान आप दे सकते हैं, अगर प्रोजेक्ट का और प्रोडक्ट का कंडीशन, जिस फ्लैट को आप ले रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी है, क्योंकि फिर वहाँ से आपका जो सेंटर ऑफ द सिटी है वो नज़दीक हो जाता है, जो आपका रेलवे स्टेशन है वो नज़दीक हो जाता है, आपका एयरपोर्ट पास में है। अच्छा, ये एक तरीके से एयरफोर्स का बेस है, तो कई बार यहाँ पे जो है फाइटर जेट्स भी चलते हैं। अगर आप उससे यूज टू हैं, आप धानोरी, तिंगरे नगर या फिर आप विमान नगर के आसपास ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात आप यूज टू होंगे तो आपको वो समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज वो भी एक फैक्टर आपको कंसीडर करना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, विमान नगर ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं सेचुरेशन के पास पहुंच चुका है, तो वहाँ पे अगर कल को आप अपने घर को रीसेल में करके कहीं और जाना चाहेंगे तो वो एक समस्या हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा आरओआई शायद ना मिले, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपका शायद ज़्यादा ना हो। वो चीज़ खराड़ी में संभावनाएं हैं, लेकिन प्रॉपर्टी चूज करने से पहले तमाम चीज़ें चेक करनी जरूरी, जैसे मैंने एक तमाम वीडियो में बताया है। बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह के प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किए हैं, वहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आप किस साइज का फ्लैट ले रहे हैं, उसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस कितना होगा, वहाँ पे जो है फ्लैट कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, यानी कि कितने जगह में कितने ज़्यादा फ्लैट दिए जा रहे हैं। तो ये सारे एंगल से आपको चेक करना होगा, और हर एक बड़े लोकेशन को माइक्रो लोकेशंस में डिवाइड करके आपको समझना बहुत ज़रूरी है। खराड़ी को सिर्फ आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। खराड़ी, अगर आप ओल्ड खराड़ी जो कि आपका एक तरीके से आप जहाँ पे रिलायंस मार्ट है उस रोड के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जहाँ पे वड़गांव शेरी का हिस्सा टच होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वहीं अगर आप रिलायंस मार्ट के दूसरी तरफ जहाँ जेंसार के माध्यम से आप आगे आ पाते हैं, जेंसार रोड के माध्यम से, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट वो अलग है। उसके बाद उसमें भी अगर आप रिवर फ्रंट रोड साइड के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उनका मैट्रिक्स अलग है। अगर आप WTC के आसपास के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे उनका मैट्रिक्स अलग है। वहीं अगर आप उबाले नगर की तरफ जा रहे हैं तो उनका अपना एक अलग मैट्रिक्स है। तो इसको अलग अलग समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमारी मदद की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा, आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के डायरेक्ट लिंक पे प्रेस करके हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, जिसमें डिटेल डिस्कशन करके आप समझ सकते हैं किस लोकेशन में क्या चीज़ें। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल जो है ये सचिन जी ने किया है। हेलो टीम, नीड योर एडवाइस ऑन वाघोली सबर्ब टू परचेज होम फॉर लिविंग पर्पज एंड स्पेशली आई वांट योर सजेशन ऑन नैती एलान प्रोजेक्ट इन वाघोली। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई विद रिकमेंडेशंस, थैंक यू। देखिए सचिन जी, पहली चीज, आप वाघोली को एक तरीके से ये जानना चाहते हैं आखिर वाघोली में क्या पोटेंशियल है। दूसरी चीज, आपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नैती एलान के बारे में भी जानना चाहा है। देखिए, पहले वाघोली को समझ लेते हैं। एक सबसे अच्छी बात जो अभी हुई है कि वाघोली जो है अब कॉरपोरेशन का हिस्सा एटलीस्ट ऑन पेपर तो हो ही चुका है। जहाँ तक रही बात बेसिक एमिनिटीज़ की,
जिसमें हम लोग लगातार कई वीडियोज़ में इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि रोड, गार्बेज मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, इसको मिलने में थोड़ा समय लगेगा वाघोली लोकेशन को, क्योंकि अभी पेपर पे आया है जिस तरीके से केशव नगर, लोहगांव एरिया आज के 4 साल पहले 2017 में ही कॉरपोरेशन में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे गार्बेज मैनेजमेंट में कूड़ा ना जलाया जाए, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सबसे बड़ी एक चीज़ है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में आपके सामने एक कंटेंट हम लाने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा प्रॉब्लम्स इन पुणे। तो पीआईपी के नाम से इस चीज़ों को आप लोगों तक लाने की कोशिश रहेगी कि हर महीने 2-3 वीडियो इस सेगमेंट में लाए जाएं, जिससे हर एक लोकेशन में क्या क्या समस्याएं हैं वो आप लोगों के सामने रख सकें, और उसमें आप लोग भी अपने अपने लोकेशन के जो भी सुझाव हैं, जो भी समस्याएं हैं वो शेयर कर सकें, जिससे ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच सके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये तो हम लोग ले ही आएंगे। तो मैंने आपको बताया वाघोली में एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कॉरपोरेशन में आ चुका है। दूसरा ये चीज़ है कि अभी इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचने में, यानी कि पानी, गार्बेज मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा समय जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का इम्प्रूवमेंट जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी लोकेशंस में ऐसा देखा गया है कि कॉरपोरेशन में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ रहे हैं तो दूसरे पॉजिटिव को समझते हैं कि मेट्रो का जो नया एक्सटेंशन है, यानी कि जो आपका वनज से रामवाड़ी तक का लाइन है, वो रामवाड़ी से 11.5 किलोमीटर लगभग केसनन फाटा या उसके आसपास तक एक्सटेंड हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि 11.5 किलोमीटर हो सकता है कि आने वाले समय में उसे बकोरी से और आगे तक ले जाया जाए, बकोरी फाटा से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि एक बार ये लाइन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अगर आप रिसेंट वीडियोस हमने आपको जो भी दिखाया है मेट्रो वर्क प्रोग्रेस का, उसमें तमाम काम जो है वो हो चुके हैं। तो ये संभावना है कि आने वाले 1 साल में मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो 2-2.5 साल और आप पकड़ के चलिए, यानी कि जब कॉरपोरेशन की सारी सुविधाएं आपको मिलना चालू होंगी तो शायद उस समय तक मेट्रो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। जहाँ तक रही बात, आप जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, देखिए नियति का जो एक लिगेसी है वो काफ़ी लंबा है, 21-22 साल का जो है इनका लिगेसी है, और ठीक ठाक इन्होंने मार्केट में काम किया है। मिड सेगमेंट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनकी खुद की इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जहाँ तक नियति ऐलान की आप बात करेंगे, जब इन्होंने बेचना चालू किया था 2015-16 के आसपास, तब वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेकार था, ये कह सकते हैं। और उस समय तो हम लोगों ने वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि सौदागर के वीडियोस हमने तब नहीं कवर किए थे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे कंक्रीट रोड बन चुका है। दूसरा जो निगेटिव पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो रोड काफ़ी नैरो है, जो उस पर इंकर्जन काफ़ी है, यानी कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोगों ने रोड पे एक तरीके से कहिए, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है तो कहीं मकान बना दिया है, तो कभी पीक आवर्स में वहाँ काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। पर ये समस्याएं आप एक तरीके से देखिए जेएसपीएम कॉलेज के बाद ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ रोड की विड्थ थोड़ी और कम हो जाती है और वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे समय से अटका है। तो ये रही बात स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लोकेशन की। आप लोगों के मन में जो भी दुविधा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ये भी लिख के बताएं। लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। उदित बनाने में आया है लाला